नमस्ते। केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला लिया है। शिक्षा जगत का फैसला निश्चित रूप से आपको लगता होगा कि कोई सरकार बहुत सारे काम करती है तो वो बहुत सारे बड़े-बड़े फैसले लेती है। इसलिए कुछ ऐसे फैसलों पर, ऐसी खबरों और सूचनाओं पर शायद आपका ध्यान ही नहीं जाता, जो आपके बच्चों और पूरे देश की बुनियाद से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। जैसे रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला तो उसका आज बहुत बुरा है, ये दिखता है। महंगाई बढ़ रही है तो आज आपकी जेब पर उसका असर दिख रहा है और उसका असर आप महसूस कर रहे हैं। और ये गलत है तो इसके खिलाफ आपके मन में गुस्सा पैदा होता है। हालांकि ये दीगर बात हो गई है कि अब लोगों को महंगाई पर कोई गुस्सा नहीं नजर आता। विस्तार में लोग भक्ति में लगे हुए हैं और अगर गुस्सा है तो वो चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की के जो असर होते हैं वो तुरंत दिखने लगते हैं। तो गुंजाइश इसकी ज्यादा रहती है कि लोग इस बात को समझें कि कोई सरकार उनके साथ क्या गलत कर रही है, क्या अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ फैसले, कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जिनका असर तुरंत नहीं दिखता। उसे थोड़ा समझदार, जागरूक लोग ही देख पाते हैं। और बाकी एक बहुत बड़ी आबादी देश की ऐसी होती है जिसे इस बात को समझने में बहुत वक्त लग जाता है कि इन नीतियों से आने वाले पीढ़ियों में कैसे असर होगा। और जब वो समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ऐसे मसलों पर मैं सबसे अहम मसला रखता हूं, शिक्षा से जुड़ा हुआ। और आज की बातचीत मैं शिक्षा के ऊपर करने जा रहा हूं। और शिक्षा, उसके बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। कितना बजट किया जा रहा है, शिक्षा पर खर्चा कितना किया जा रहा है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, क्या वो डिग्रियों की तरफ मोहताज रह गई है या वो नागरिक पैदा करने का अपना धर्म निभा रही है, इस पर फिर कभी बात होगी। आज तो एक खबर से शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और वो खबर ये है कि एनसीईआरटी, जो भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी ने किताबों, सिलेबस और इनके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए कुछ सुझाव केंद्र सरकार को भेजे। और वो जब वो सुझाव सिलेबस बदलने वाले हैं, वो सुझाव पाठ्यक्रम के ढांचों को बदलने वाले हैं। क्या इस समिति के सुझाव में केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का असर दिख रहा है? एनसीईआरटी की समिति ने सिलेबस बदलने के सुझाव में कौन से सुझाव दिए हैं? एनसीईआरटी भारत और इंडिया जैसे एक शुद्ध रूप से राजनीतिक हो चुके विषय पर क्या सुझाव दिया है? एनसीईआरटी हिंदू मुसलमान को लेकर के कुछ बदलाव करना देखना चाह रही है क्या? एनसीईआरटी के सुझाव के बाद क्या होगा? और इन सुझावों के असर क्या होने वाले हैं, इसका विश्लेषण आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो खबर यह है, सूचना यह है, और आप और हमारे लिए जरूरी मुद्दा यह है कि एनसीईआरटी ने जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, इसको, जो कि 2020 में आई थी, अब मैं भूमिका में ही, आपको पता नहीं आप इस बात को कितना समझेंगे, लेकिन हम लोग जैसे लोग इसको लगातार उठाते रहे। जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, संसद का रूटीन वर्क नहीं चल रहा था, सब कुछ ठप पड़ा था, ऐसे वक्त में केंद्र सरकार 3 कानून पास कर देती है जो बहुत व्यापक असर वाले होते हैं। जिसमें से एक कानून खूब चर्चित हुआ, कृषि कानून। कृषि सुधार के नाम पर कृषि कानून पेश किया गया, लेकिन किसानों को यह बात समझ में आ गई कि ये जो हमारे सुधार के नाम पर कृषक कानून बदले गए हैं, ये फसलों और नस्लों को बर्बाद करने वाले हैं। और जैसे ही ये बात समझ में आई, धीरे धीरे देश और दिल्ली में आंदोलन खड़ा हुआ। किसानों ने 750 लोगों को शहादत देने के बाद, 13 महीने आंदोलन करने के बाद केंद्र सरकार को झुका दिया और वो कानून वापस लेना पड़ा। उसके साथ 2 कानून और पेश हुए थे केंद्र सरकार की तरफ से संसद में, जो बिना बहस के
किसी कृषि कानून पर तो थोड़ी बहुत बहस भी हुई, लेकिन अंततः वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से पेश कर दिया गया, पास करा लिया गया। वैसे 2 कानून और थे, जिसमें से एक था श्रमिक सुधार कानून, उस पर फिर कभी बात होगी, और तीसरा कानून था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संसद में बहस ही नहीं हुई है। कल्पना करिए कि एक देश, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, उसका मौजू ये है, बाबा साहब कहते हैं किसी मुल्क की, किसी समाज की तरक्की का पैमाना मैं ये रखूंगा कि उस समाज में महिलाओं की तरक्की कितनी हुई, और किसी देश समाज की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कैसे हैं। और अगर कोई देश शिक्षा नीति बदल रहा है, कोई नई शिक्षा नीति लागू करना चाह रहा है, ये होता रहा है, रूटीन वर्क है और होना भी चाहिए। वक्त बदलता है तो पाठ्यक्रम बदलते हैं, शिक्षण पद्धतियां बदलती हैं, शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं, मकसद बदलता है, सब कुछ बदलता है। मगर कल्पना कर सकते हैं क्या कि एक लोकतांत्रिक देश में संसद में बैठ करके बहस हुए बिना इतना बड़ा कदम उठा लिया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पास कर दिया गया? इस पर विस्तार में फिर कभी बात करेंगे। अभी आते हैं अपने मूल विषय पर कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पेश हो गया तो इसके तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, सिलेबस बनाया जा रहा है, बदला जा रहा है, और उसी के दरमियान एनसीईआरटी ने सुझाव दिया है। 19 सदस्यीय मेंबर्स नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी एनएसटीसी गठित की गई। ये पहला सुझाव ये देती है कि अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। सुझाव है, अभी मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन इसके सुझाव क्या है? एनसीईआरटी की तरफ से गठित कमेटी की सिफारिश है कि इंडिया की जगह हर जगह भारत लिखा जाए। क्या इस देश ने ऐसा कोई कानून पेश कर दिया है? क्या इस देश का नाम अब बदला जा चुका है? क्या अब इस पर कोई ठोस काम हो चुका है? अभी यह तय नहीं है, बहस चल रही है जब से, और इसकी पृष्ठभूमि आप बखूबी जानते हैं। कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन मौजूदा स्थिति में सीधा सीधा वजह यह है कि तमाम विपक्षी दलों ने जब एकजुट होकर के अपने गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया रख दिया, तो पहले तो लोगों को लगा कि इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब देश के गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तो और इस देश के प्रधानमंत्री इस पर टिप्पणी करने लगे, तो इसका मतलब विपक्षी गठबंधन की राजनीतिक चाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी है। पहले उन्होंने घमंडिया गठबंधन कहा, फिर इंडी गठबंधन कहा, और उनकी मीडिया, कल्पना करिए ना कि देश में मीडिया की हालत क्या हो गई है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता कोई बात कहता तो मीडिया वही भाषा बोलने लगी, और फिर भी मीडिया दावा करती को निष्पक्ष है। प्रधानमंत्री ने कहा इंडी गठबंधन, वो सारे भी इंडी गठबंधन करने लगे। तो जब से ये इंडी गठबंधन इंडिया बना, तब से ये बहस तेज हो गई कि अब इंडिया शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि वो औपनिवेशिक छाप लिए हुए है, विदेशी है, इस बात को। अब एनसीईआरटी की 19 सदस्यों की टीम कह रही है कि इंडिया नाम हटाकर अब हर जगह केवल और केवल भारत लिखा जाएगा। कैसा लगा आपको सुनकर? क्या किसी देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए सवालों पर बात करने के लिए उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल नैरेटिव के जरिए शिक्षा के फैसले लिए जाएंगे? विचार करिएगा, मैं आपको एक एक करके इस बेहद अहम विषय पर आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। कल्पना करके देखिए, इंडिया नाम हटेगा और भारत नाम रखा जाएगा। आगे एंशिएंट हिस्ट्री की जगह, यानी जो प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता था उसकी जगह किताबों में क्लासिकल हिस्ट्री यानी शास्त्रीय इतिहास पढ़ाया जाएगा। सुझाव है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन सुझाव भी देखिए। क्लासिकल हिस्ट्री यानी शास्त्रीय इतिहास पढ़ाया जाने की संभावना है, और समिति ये कह रही है कि हिंदू योद्धाओं की वीर गाथाओं को अब सिलेबस में किताब का हिस्सा बनाया जाएगा। द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश की, और उन्होंने ये पूरा रिपोर्ट का सिलसिलेवार ये कहा। टेलीग्राफ अपने ऑनलाइन वर्जन में खबर इसको दिखाता है।
एनसीईआरटी मॉड्यूल क्रेडिट्स पीएम मोदी फॉर सक्सेस ऑफ Chandrayaan-3, इग्नोर्स इसरोज ट्रैक रिकॉर्ड। क्या समिति सुझाव दे रही है? अब किताबों में यह पढ़ाया जाएगा कि चंद्रयान 3 की क्रेडिट किसको जाती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए चंद्रयान 3 कामयाब हो सका। इसरो कब बना? कांग्रेस ने बनाया कि बीजेपी ने बनाया? इसरो ने अब तक की यात्रा में कितनी मुश्किलें देखी, साइकिल से रॉकेट पहुंचाने, बनियान पर काम करने, गरीबी मुफलसी में काम करने की पूरे संघर्ष को इतिहास में नहीं दर्ज किया जाएगा और इसरो के क्रेडिट नहीं दी जाएगी। और पहली क्रेडिट किसको दी जाएगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये एनसीईआरटी की किताब में होगा। देखिए क्या लिख रहा है टेलीग्राफ। यू नो, ड्यू टू अनसक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ Chandrayaan-2 on the moon, the morals of all scientists shook. They were very sad. The Prime Minister of country, Shri Narendra Modi, boosted the courage of our scientists and asked them to try once more. देखिए सुझाव क्या है उस किताब में, सिलेबस की किताब की बात कर रहा हूं। All scientists together tried and improved their work by learning from the past experience so that the lander could successfully land on the surface on moon. द टेलीग्राफ ये रिपोर्ट करके ये बता रहा है कि अब एनसीईआरटी की किताबों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी क्रेडिट दी जाएगी और आपके बच्चे ये पढ़ेंगे कि जो चंद्रयान है वो कौन लॉन्च किया और कैसे वो हुआ। और इसका पूरा पाठ्यक्रम में आगे क्या होगा, गौर से सुनिए, समझिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मटेरियल वो कर रहा है, उसमें बुधवार को समिति के अध्यक्ष CI आइजैक ने कहा, इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1957 के प्लासी के युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था, जबकि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है कि सभी कक्षाओं की किताबों में भारत का नाम इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिजिनस क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का क्या इतिहास है? क्या इस समिति जो सिलेबस बदलने जा रही है एनसीईआरटी की समिति है, क्या इसको इतना भी इतिहास नहीं पता? क्या वो एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले इंडिया नाम नहीं था क्या? एक आप भी विचार करिए ना भाई। बीजेपी कोई एजेंडा सेट करे, सरकार में वो है तो उसके लोगों को, और सारे एनसीईआरटी के मेंबर को चुनकर देखिएगा, सारे संघ के शाखा मिलेंगे, शाखा के लोग मिलेंगे, संघ की शाखा के लोग इसमें मेंबर बनाए जाएंगे, वो उनको सुझाव देंगे और इस तरह से इस पूरे काम को किया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, जो बीजेपी बोलेगी, वो आपके बच्चों की किताब में पढ़ाया जाएगा। अगर ये रवैया बन गया तो सरकार कल को बदल जाएगी, फिर तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? चुनी हुई सरकारें अब अपने मुताबिक सिलेबस बनाएंगी। मनमोहन सिंह सिख समुदाय से आते थे, वो भी कर देते कि भाई अब तो केवल सिखों का इतिहास या सबसे पहला चैप्टर सिखों के इतिहास में पढ़ाया जाएगा। अब सुनिए, उन्होंने आगे बताया कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। अब एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, वो दिखाता है देश अंधेरे में था, जैसे कि उनमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता ही नहीं थी। सौर मंडल पर आर्यभट्ट के काम समेत कई उदाहरण भी हैं। हमने सुझाव दिया है कि मध्यकाल और आधुनिक के साथ साथ क्लासिकल हिस्ट्री को पढ़ाया जाए। तो मध्यकाल को क्यों नहीं चेंज कर रहे? सोचिएगा। और समिति का सुझाव देखिए, ध्यान से समझिए, मैं आपके बच्चों के भविष्य के जुड़े हुए एक बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं। हिंदू इतिहास के पढ़ाए जाने पर सुझाव है कमेटी का। समिति ने लिखा कि हिंदू योद्धाओं की जीत के बारे में भी पढ़ाने की जो सिफारिश है। अब मान लो महाराणा प्रताप हार गए तो कैसे पढ़ाओगे कि वो जीत गए? और महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध को हिंदू मुसलमान का युद्ध करके पढ़ाएंगे क्या? इतिहास के किताबों में दर्ज है, अकबर की तरफ से लड़ने वाले, अगुवाई करने वाले लोगों में हिंदू हैं, तो महाराणा प्रताप की तरफ से इब्राहिम उनका मुख्य तोपची था। आप इतिहास को हिंदू मुस्लिम करेंगे? ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है तो क्या हुआ? और ये आपके बच्चों की शिक्षा और उनके सिलेबस में बदलने वाली चीजें की जा रही हैं।
सुनिए क्या कह रहे हैं, फिलहाल किताबों में हमारी असफलताएं शामिल की गई हैं। अच्छा मान लीजिए अशोक को नहीं पढ़ाया जाता क्या, और अशोक हिंदू नहीं है क्या? सम्राट अशोक से बड़ा उस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में कौन लीडर हुआ? और सम्राट अशोक सिलेबस में है, अखंड भारत की बात करने वाले। और सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। पहले बताओ कि मौर्य वंश क्षत्रिय में आता है कि शूद्र में आता है? और आज मौर्य वंश कहां है? और क्या सम्राट अशोक की पराजय पढ़ाई गई है? नहीं भाई, ये वो लोग हैं जो सिलेबस बना रहे हैं। विचार करिए। और अगर कोई राजा युद्ध में हारा है तो कैसे उसको जीता जीता हुआ दिखाओगे? मुगलों और सुल्तानों पर हमारी जीत के बारे में नहीं बताया गया। कोई ऐसी किताब आप बता दीजिए जिसमें आपकी जीत की चर्चा ना हो। शिवाजी जहां जहां जीते, शिवाजी आज किताब में दर्ज है, और शिवाजी एक नायक की तरह हमारे हैं। शिवाजी हिंदू नहीं थे। अगर शिवाजी हिंदू थे तो उनका राज तिलक करने के लिए क्यों ब्राह्मणों ने मना कर दिया, और वाराणस से एक ब्राह्मण को बुलाया गया जो पैर के अंगूठे से शिवाजी का राज तिलक करता है? इस इतिहास को कौन पढ़ाएगा? आप गौर करें कि आपके इतिहास को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आगे सुझाव क्या दे रहा है? उदाहरण के लिए किताबों में बताया गया कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण तो किया था, जबकि यह बताया गया कि उसके भारत से जाने के पहले ही काकोरी जनजाति ने उसे मार दिया था। अब कोई चीज छूट गई तो उसको आप ऐड करिए, जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध तराइन का जीते 1191 में, ये तो इतिहास में दर्ज ही है, और 92 में हार गए। लेकिन अब आप सोचिए कि सिलेबस में इस बात को गौर से पढ़ाया जाएगा कि कैसे आपके सिलेबस की किताबें बदली जा रही हैं। गौर से समझिए इस पूरे विषय को, और इसके जरिए आपके पूरे सिलेबस को पॉलिटिकल रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल रंग में। और गौर करिए, विजयदशमी जो मनाती है आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा कि हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया अंग्रेजों का दिया नाम है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राष्ट्र प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया तो रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया, और अब सिलेबस की किताब बदल दी जा रही है। अभी देश में तय नहीं हुआ है किस दिशा में ये बहस जाएगी, इस पर कोई बातचीत भी नहीं है, लेकिन सिलेबस बदलने की पूरी कोशिश है। और इसके जरिए, किताबों के जरिए आपके सामने एक ऐसा इतिहास रखा जाएगा जिसे हिंदू मुस्लिम किया जा सके। कल्पना करके देखिए कि आपके बच्चे किसी सरकारी पार्टी जो सरकार में है उसकी विचारधारा के लिए पढ़ते हैं, या वो सामान्य तौर पर शिक्षा के लिए उनके केंद्र में सिलेबस होना चाहिए? शिक्षा का बजट 3% से भी कम, उच्च शिक्षा का बजट। फेलोशिप जो रेगुलर हर महीने आती थी, अब वो फेलोशिप 3-3, 4-4, 6-6 महीने, 1-1 साल के गैप पर आ रही है। ये शिक्षा सुधार के लिए सरकार के पास समय नहीं। पीएचडी की सीटें घटाई जा रही हैं, फेलोशिप कम की जा रही है, फीस बढ़ाई जा रही है। मैं उदाहरण देकर के बताता हूं। नई शिक्षा नीति ने अब यूजीसी के प्रभाव को कम करके हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बनाया है। यानी यूजीसी जो ग्रांट दिया करती थी कि देश के नागरिकों का पैसा सरकार के पास होता है, तो सरकार ये तय करे लोकतांत्रिक देश में कि किसी की जेब में पैसा है या नहीं है, इससे नहीं कोई शिक्षा से वंचित होना चाहिए। इसलिए सबको गुणवत्ता की निःशुल्क शिक्षा मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकारी स्कूल बनाए गए, इसलिए प्राइवेट स्कूलों पर हमारी बात की जाती है कि अगर वहां शिक्षा महंगी होगी तो जो महंगे घरों के बच्चे होंगे, अमीर घरों के बच्चे होंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। और सरकारी स्कूल लगातार बर्बाद होते चले गए, प्राइवेट स्कूल लगातार मजबूत होते चले गए। इस सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि सरकार, और नई नई शिक्षा नीति कहती है कि मेटा स्कूल बनाए जाएंगे। जिन स्कूलों और जिन डिग्री कॉलेजेस में निश्चित संख्या से कम विद्यार्थी होंगे उनको बंद कर देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी बनाई गई कि एक विद्यालय में कम शिक्षण विद्यार्थी दूसरे विद्यालय से क्लोज कर दो, मर्ज कर दो, या क्लोज कर दो, बंद कर दो। और अगले 20 साल में 45,000 डिग्री कॉलेज जो सरकारी इस देश में है उन्हें कम करके 15,000 डिग्री कॉलेज किया जाना है। आपको इस पर कोई चिंता नहीं होती। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बना दी जा चुकी है, और करोड़ों रुपए जेएनयू हो, डीयू हो, जामिया हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, वर्धा हो,
सारे विश्वविद्यालय अब हेफा से लोन ले रहे हैं और लोन को निश्चित समय में आपको चुकाना है। तो कोई भी संस्थान लोन कम से कम लेना चाहेगा और बाकी पैसा अपने भीतर से लेना चाहेगा, क्योंकि वो उसको चुकाना ना पड़े। और जब पैसा अपने संस्थान से जनरेट करना चाहेगा तो उसके पास आय का एक ही स्रोत है, वो है विद्यार्थियों की फीस। और पिछले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% बढ़ गई थी फीस, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 10,000 फीस थी वो आज की तारीख में 30,000 40,000 तक पहुंचती जा रही है। इस पर शिक्षा सुधार के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई है, कोई इस पर काम नहीं किया जा रहा है, और ये सारे बजट कम किए जा रहे हैं, एजुकेशन को चौपट किया जा रहा है। लेकिन एनसीईआरटी एक कमेटी 9 लोगों की बनाकर यह सुझाव दे रही है कि इंडिया नाम हटाओ, सिलेबस बदलो, हिंदुओं की गौरव गाथा पढ़ाओ, कृपा करके पाठ्य पुस्तकों को हिंदू मुसलमान न रंगने दें। थोड़ा सा ठहर कर सोचें। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गईं कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। कल को इस शेर को बदल के कुछ यूं पढ़ना पड़ेगा कि अब तो किताबें भी ये देखकर हैरान हो गईं कि राजा की कहानियां भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये नई सुझाव की समिति है और ये बेहद खतरनाक विषय है। मैं जानता हूं कि आपको जब महंगाई से फर्क नहीं पड़ा, पेट्रोल डीजल की कीमतों से फर्क नहीं पड़ा, केरोसिन तेल से लेकर प्याज की कीमतों से फर्क नहीं पड़ा, आपके बच्चों के रोजगार छिनते गए, सब प्राइवेट कर दिए गए और मिल के मजदूर बनते गए, तब फर्क नहीं पड़ा। तो मैं जानता हूं कि आपके इस सिलेबस शिक्षा से जुड़े हुए इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार ठहर कर विचार करिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी कि इसको गांव गांव पहुंचाइए इस वीडियो को, क्या आपके सिलेबस की किताबें हिंदू मुसलमान होंगी? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव किताबों में पढ़ाया जाएगा? फिर ये देश कितना मजबूत बचेगा। कल को कोई और सरकार आ गई, उसने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को बनाना शुरू कर दिया, फिर इस देश का क्या होगा? इसलिए नरेंद्र मोदी जी से आप लोग भी हाथ जोड़कर विनती करिए, साहब आपके पास चुनाव जीतने के लिए 1000 रास्ते हैं। कृपया इस देश के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अपनी विचारधारा को पाठ्यक्रम की विचारधारा पर थोपिए मत, उसे न्यूट्रल रहने दीजिए, उसे संविधान के हक में रहने दीजिए, उसे मानवता के हक में रहने दीजिए। आज आप सरकार में हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। मगर इस तरह की आग मत लगाइए जो आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करे। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे विचार करिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस पर और पढ़िए और अपनी एक राय बनाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।